राजस्थान की कमान मदन लाल शर्मा के हाथ पर, राजस्थान का विकास करना मदन लाल शर्मा के जिम्मे है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और बड़ा विश्वास जताया है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन तीनों राज्यों में किस तरीके की चुनौतियां भी सामने आएंगी। आरपी विजय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भूदेव शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, और आलोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भूदेव शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसके बाद तो ये तय हो गया है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी में यह जरूरी नहीं है कि किसी पद पर बैठने के लिए उसका लाव लश्कर लेकर के चलना जरूरी नहीं है, उसका माफिया होना जरूरी नहीं है, उसका दबंग होना जरूरी नहीं है। कोई भी एक कॉमन पर्सन या कॉमन कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी पद पर बिठा सकती है। आज तो तारीफ आप करेंगे मुझे लगता है। योगेश जी, आपने किस लिए आपने ये वर्ड बोले, मुझे एक बार उसे पूरा क्लियर कीजिए कि दबंग होना चाहिए, गुंडा होना चाहिए, माफिया होना चाहिए, क्या मतलब किस सेंस? हाँ, मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि जिसकी राजनीति में जिसके पास लाठी उसी की भैंस मानी जाती है, और जो भी जितना दबंग वो उतना टिकट का हम बंटवारे का जिक्र करें वो प्रत्येक राजनीतिक दलों में होता है, टिकट बंटवारे का जिक्र करें वो उतना टिकट का प्रबल दावेदार होता है। और ये देखा जाता है कि कौन कितने बार विधायक रह चुका है, किसका सिक्का चलता है प्रदेश में, उसको एक बड़े ओहदे पर बड़े पद पर बिठाया जाए। लेकिन पहली बार का विधायक और मुख्यमंत्री बन जाना ये अपने आप में नहीं कहता जो हमने बातें कही है, तो फिर क्या कहता है? योगेश जी, क्या आप समझते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति देश का मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो गुंडा हो, ये जरूरी नहीं है कि वो बलात्कारी हो, वो धमकी दे, वो ब्रजभूषण जैसे गुंडे हों या चिन्मयानंद जैसे या कुलदीप सेंगर जैसे या और भी तमाम हों। तो ये बात जो आपने बोला है कि केवल यही कोई पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। मुझे बताइए कौन गुंडा दबंग बैठता है? मैं तो आज तक ये पढ़ता आया हूँ कि जो पढ़ा लिखा होगा, इंटेलिजेंट होगा, वही उच्च पदों पर जाता है। एक विधायक बन सकता है, गुंडा एक विधायक बन सकता है, कोई छोटा मोटा मंत्री बन सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इस तरह के पदों पर कोई एक दो व्यक्ति होते हैं जो कभी कभार ऐसा होता है कि वो बन जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश 70-80% पढ़े लिखे और अच्छे लोग ही बनते हैं। मैं तो आज इस चीज की कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन आपने पता नहीं कहां से ये बात उठाई है। मैं तो बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और भजन लाल शर्मा जी को भी, दिया कुमारी जी को और बैरवा जी को भी, और जो उनके साथ में जिन्होंने शपथ लिए सभी को बधाई है, और राजस्थान की जनता को भी बधाई है। मैं तो बस सिर्फ इतना आशा करता हूं कि मोदी जी ने जो वादे किए हैं, वैसे तो मोदी जी ने अपने नाम पर चुनाव लड़ा था, उनको पीएम का पद छोड़ के सीएम बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वादे किए हैं, 450 रुपए का सिलेंडर, ओपीएस या तमाम जितने वादे किए हैं उनको जल्द से जल्द लागू करें। इतने जद्दोजहद के बाद में, इतने दिनों बाद राजस्थान का सीएम आखिर भारतीय जनता पार्टी बना पाई है, तो जो वादे हैं उनको भी जल्द से जल्द लागू करने का काम करें। ऐसा ना हो कि जैसे मोदी जी ने 2014 से पहले जुमले देना शुरू किया था, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, ऐसे तमाम वादे जो आज तक पूरे नहीं हुए, और 80 करोड़ लोगों को मोदी जी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, मोदी जी के अनुसार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जीने पे मजबूर कर दिया। ऐसा राजस्थान में ना हो, क्योंकि राजस्थान एक प्रगति के पथ पर चल रहा है। जिस सीएम की तारीफ मोदी जी किया करते थे, गहलोत जी की, हमेशा बोलते थे कि सभी राज्यों को गहलोत जी से सीखना चाहिए, तो उसी पथ पर राजस्थान आगे प्रगति करे, वहां के लोगों को जो आशाएं हैं उनको भारतीय जनता पार्टी पूरा करे। हम ऐसी काम आपकी जो उम्मीदें हैं और जी तारीफ करने की आप बात कर रहे हैं, वही प्रधानमंत्री जी ये भी कहा करते थे कि अन्य राज्यों की तुलना में, अन्य राज्यों की अपेक्षा में महंगाई दर कितनी ज्यादा है राजस्थान में, पेट्रोल डीजल के दाम कितने ज्यादा हैं। शायद आप ये बताना भूल गए। ठीक है, फिर भी आपकी अपेक्षाएं जायज हैं। आरपी जी, जो अपेक्षाएं कांग्रेस को हैं वो अपेक्षाएं केवल कांग्रेस को नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान को हैं, क्योंकि जो वादे किए गए हैं उन वायदों को, और अब तो खैर प्रचलन सा चल गया है, चलन सा है कि जब पहले ही कैबिनेट जो होती है सरकार की, तो पहले कैबिनेट में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं उस पर विशेष फोकस होता है।
सबसे पहले तो JK 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अभिवादन जी। और मैं साथ के साथ ही आज हमारे बच्चनलाल जी को, रिया कुमारी जी को और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवाल जी को भी मैं बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ ली है और आज ही उन्होंने कार्यभार संभाला है। और राजस्थान की जनता को भी कि उन्होंने जो एक हमारे को सरकार बनाने का एक मौका दिया है, वो आज उनके सब खुश होंगे, सब अच्छी तरीके से उनको पता है। और आज जो आप कह रहे हैं कि जो हमने मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, वो मोदी जी की गारंटी हम लागू करेंगे। हमने कहा था कि हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, वो देंगे। हमने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के लिए हमने एक कमेटी बनाएंगे जो ये डीजल लेगी, उसको कम कैसे कर सकते हैं वो कम करेंगे। इसके अलावा हमने कहा था कि जो किसानों की जमीन कुर्क हो गई थी 19,500 की कांग्रेस के शासन के अंदर, उसके लिए भी एक समिति गठित की जाएगी। उनको किस तरीके से उनको सहायता दी जाए उसके बारे में हम सोचेंगे। किस तरीके से हम जो हमारी उच्च स्तरीय उच्च माध्यमिक स्कूल तक के जो है बच्चे पढ़ते हैं उनको फ्री स्कूलिंग की जाए, वो भी हमारा उद्देश्य है, वो भी हम करेंगे। जो संकल्प पत्र में हमने जितने भी वादे किए हैं उनको हम टाइम टू टाइम रिवाइज उसको देखेंगे भी सही और उसको लागू कर रहे हैं। आप रही बात इसकी कि अभी जो हमारे भूदेव सुब्रमण्यम जी कह रहे थे कि भाई वो बढ़ाई करके गए, तो आपने भी सही बोला योगेश पांडे जी की बढ़ाई करके गए। अगर कोई अच्छी स्कीम है तो बढ़ाई करनी भी चाहिए। और हमने इन्होंने कहा था, अगर आपको पता होगा तो इनको तो पहले ही पता लग गया था अशोक गहलोत जी को, उन्होंने कहा था कि मोदी जी अगर आपकी सरकार बने तो आप हमारी जो स्कीम्स है उसको बंद मत कर देना। तो बिल्कुल बंद हम नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ समीक्षा जरूर करेंगे, जहां पे हमको उचित लगेगा उसमें उचित सुधार होंगे वो हम करेंगे। जहां तक बात आपकी ओपीएस की या इनकी बात है, उनके लिए अभी स्टडी करनी पड़ेगी, समीक्षा करनी पड़ेगी, क्या फिजिबिलिटी है, क्या वाइबिलिटी है, क्या नहीं है, सारी चीजें देखनी पड़ेगी। क्योंकि ये काम वो नहीं है, इन्होंने 4.5 साल तक कोई काम किया नहीं था, 4.5 महीने में रेवड़ियां बांटी और अनेक मतलब सत्ता में आने के लिए इन्होंने ऐसी घोषणाएं कर दी जो फिजिबल नहीं थी, वाइबल नहीं है। और किसी भी तरीके से ईआरपीसी की बात करते थे, अरे ईआरपीसी का आपने आज तक विजुअलाइजेशन बना करके वहां पे दिया नहीं। जो 75% डिपेंडेंटली प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है वो आपने भेजी नहीं। और अब ये कहते हैं ईआरसीपी का, तो जनता सब समझ गई थी और चुनाव में उन्होंने इसका भरपूर तरीके से हमारा सहयोग किया और इन लोगों को विरोध किया। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक जी, पिछले लंबे अरसे से देखा गया कि जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होता है तो एक बार हम और एक बार आप, ये अक्सर परिपाटी रही है। लेकिन बीजेपी ने इस बार जिस तरीके से ये दांव चला है, वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी दोनों लोग मंच पर तो मौजूद रहे, लेकिन इन दोनों में से शपथ लेता कोई नजर नहीं आया। क्योंकि अक्सर ही हमने जिक्र यही किया है कि एक बार अशोक गहलोत जी तो एक बार वसुंधरा जी, और मंच पर फिर भी हमेशा दोनों मौजूद रहे। ये लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि दोनों मौजूद रहे, लेकिन दोनों में से किसी ने शपथ नहीं ली, बल्कि तीसरे ने ली है। नहीं, देखो ये संदेश तो जाना ही चाहिए देश की राजनीति में। और ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा, उत्तराखंड में भी यही चलता था, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी। उत्तराखंड में भी पार्टी बदली। उत्तर प्रदेश में आपने देखा सरकार कभी रिपीट नहीं होती थी, लगभग 32 साल से सरकार वहां रिपीट हुई। ये समझना पड़ेगा और जनता ने इस बात को समझा भी है कि जब खिचड़ी की सरकार होती है तो निश्चित तौर से वहां पर मोल भाव होते हैं और मोल भाव के कारण बहुत सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। तमाम हमने उत्तर प्रदेश में देखा, लोकतांत्रिक कांग्रेस तोड़ के लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी, किस तरीके से कल्याण सिंह जी को समर्थन दिया जाता था और शाम को नरेश अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे समर्थन वापस। फिर कैसे मान मनोबल उनकी तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसर करते थे। उत्तराखंड में भी हमने वही देखा। लगभग सारे राज्यों में ऐसा होता है, लेकिन ठीक है, एक परिपाटी बदली है। देश के युवाओं ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझा है और निश्चित तौर से एक नया संदेश भारतीय राजनीति में स्थापित करने का काम किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है, आप देखेंगे योगेश जी, कि जिन वायदों के साथ जिन 3 राज्यों में सरकार आई है, शपथ ग्रहण समारोह हाल फिलहाल हुए हैं, 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो मोदी के नाम पर गारंटी देने की बात कही है, यदि वो जमीनी स्तर पर नहीं उतरे तो लोकसभा के चुनाव में बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कैसे स्थापित करने हैं, कहां से आपको बजट लेके आना है, कहां बजट में कटौती करनी है। यदि मैं केवल और केवल राजस्थान की बात करूं तो बजट के साथ साथ जो भी योजनाएं लागू भारतीय जनता पार्टी करेगी, लगभग 70,000 करोड़ रुपया और चाहिए। तो 70,000
करोड़ रुपए कहां से भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी? नया टैक्स लगेगा। दूसरा, आप देखेंगे 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा वैसे ही राजस्थान की सरकार पर है, वो कहां से एडजस्ट करेंगे? 24-25 में तीनों राज्यों की बात करें तो लगभग 8.5 लाख करोड़ कर्जा है, उसका 40% देना है। कहां से देंगे? कर्ज दे के देंगे, टैक्स लगा के देंगे, या कोई ऐसी योजनाएं हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो वहां करके आएंगे और वो इस तरीके से बजट की व्यवस्था होगी? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बारीकी से, बड़ा गंभीरता के साथ देखना पड़ेगा कि जिन वायदों के साथ आप सत्ता में आए हैं, 2018 में तो आप सत्ता में नहीं आए, तो 3 राज्यों में आपको भरपूर जनता का समर्थन मिला, लेकिन अब आपकी परीक्षा है ना, मोदी के गारंटी के नाम पर जो मोदी जी ने स्वयं जाकर के मंचों से वायदा किया है, वो कितने पूरे आप लोकसभा चुनाव से पहले कर पाएंगे? तो लोकसभा चुनाव से पहले आपने तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं उतारा, जो घोषणाएं की हैं उनको गंभीरता से आपने नहीं लिया, तो फिर लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के पास कहने के लिए मुद्दे होंगे कि देखो साहब मोदी की गारंटी भी क्या हुई। तमाम ऐसी चीजें देखी गई इलेक्शन के समय में भी। और भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व समझ भी रहा है कि ये दिग्गज हटाए गए हैं, छोटे मोटे नेता नहीं हटाए गए। और उन तीनों राज्यों के तीनों दिग्गजों को मुझे लगता है कि नए मुख्यमंत्री चुनने में विश्वास में भी नहीं लिया गया, भरोसे में भी नहीं लिया गया। कभी कभी क्या होता है, सत्ता का परिवर्तन होता है या दूसरे नेताओं के पास सत्ता जाती है तो बड़े जो नेता होते हैं क्षेत्रवाद, उनको विश्वास और भरोसे में लिया जाता है। लेकिन जहां स्पष्टता आपने देखा होगा कि जो पर्यवेक्षक गए, पर्यवेक्षक कौन सा संदेश लेके गए, किस तरीके से नामों की घोषणा हुई, तमाम बीजेपी के नेताओं से जब मेरी वार्ता होती है तो वो भी खुश नहीं है इन नामों को लेकर। तो ये देखा जाएगा कि जब इन 3 राज्यों में आप चुनाव हारे थे 2018 में, तो सारे नेताओं ने सामूहिक होके 2019 का चुनाव लड़ा था। क्या सामूहिकता ये दिखेगी 2024 के चुनाव में? जो दिग्गज नाराज है वो ईमानदारी से बीजेपी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सब है, चाहे शिवराज सिंह चौहान को ले लो, चाहे सिंधिया जी को ले लो, चाहे रमन जी को ले लो, चेहरे सबके बता रहे हैं। अब मीडिया के सामने रो ही न पाए तो एक अलग बात है, लेकिन कोई यहाँ पर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। खुश रहें या ना रहें, जो हाईकमान से आदेश आ गया उसका पालन करना है, वही सर्वोधार्य है, वही सर्वोपरि है। और ये बीजेपी में ये चीज देखा भी गया कि मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाराजगी, वो नाराज रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर उस पर भी काम करने में लग जाती है। अब अगला कौन सा कदम उठाएगी, इन नाराज नेताओं को कैसे मनाएगी, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और 24 के चुनाव से पहले यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है उठाएगी कोई ना कोई कदम। और फिलहाल आलोक पांडे जी, आपको क्या लगता है कि तीनों राज्यों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरों का ऐलान किया गया, किसी को अंदेशा नहीं था, जिन जिन नामों पर मुहर लगी है, क्या बड़ी चुनौतियां हैं इन राज्यों को लेकर के? हालांकि कुछ चुनौतियां राजस्थान को लेकर के हम लोअर में चला भी रहे अपने, लेकिन आपके मुताबिक क्या कुछ लगता है? देखिए, सबसे पहली जो बड़ी चुनौती होगी वो है वुमेन सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा। इसके लिए कोई एफडीआई नहीं लाना, इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं करनी, इसके लिए तो कुछ नहीं करना ना। जो राजस्थान की सरकार बदली है उसमें पहला जो एक प्रमुख कारण है वो वुमेन सिक्योरिटी है। राजस्थान महिला रेप कैपिटल के रूप में जाने लगा था। एनसीआरबी के आंकड़ों में सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में हो रहे हैं। तो क्या वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है, जो योगी मॉडल को अपनाने की कोशिश एमपी में शुरू कर दी गई है, उम्मीद है कि राजस्थान में भी योगी मॉडल शुरू होगा। उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए। महिला सुरक्षित हो, वो रात में अकेले घूम सके, उसके साथ बलात्कार ना हो। अगर कोई उसके साथ ऐसी कोई छेड़खानी या कोशिश करे तो वो कानून के राज के सामने उसे उपस्थित होना पड़े, उसको दंडित किया जाए। अभी एक एडीआर की रिपोर्ट आई थी 1 हफ्ते 10 दिन पहले, और उसमें यह था कि वुमेन सिक्योरिटी के मामले में, महिलाओं को खासकर न्याय देने के मामले में, अपराध तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का राज्य है, अपराध यहां भी हुए, उसमें भी सुधार हुए कि अपराध कम हुए, लेकिन अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए, उसके बाद उनको न्याय दिलाने के मामले में भारत का अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आता है। ये एडीआर की रिपोर्ट। तो इस तरह से राजस्थान की सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से ये सीखना ही पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करे। इसके लिए अतिरिक्त धन की जरूरत नहीं है, उसी मशीनरी से वो काम कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात, जो योजनाएं कही है, निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का प्रॉमिस है, तो आपकी सरकार उसे कुछ अतिरिक्त राजस्व दे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कांग्रेस ने जिस तरह के लोक लुभावन नारे दिए थे, उसकी काट के लिए उनको भी लोक लुभावन नारे लाने पड़े, क्योंकि अगर घर का ड्राइंग रूम ही गड़बड़ है तो अंदर कौन जाए।
तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ चुनाव में सबक लिया था कि कांग्रेस इतने लोक लुभावन नारे ले आती है कि जनता उससे लालच हो जाती है। हाले वो 4 महीने बाद कांग्रेस ने कौन से मध्य प्रदेश में जब वो 15-18 महीने सरकार रही थी कमलनाथ की, कितने वादे पूरे कर दिए थे। छत्तीसगढ़ में भी कितने वादे उन्होंने पूरे कर दिए थे। अगर आप देखें जो उन्होंने पूरे वादे किए थे उसमें कुछ वादे तो भारतीय जनता पार्टी भी वही टेक्निक अपनाएगी। जितने भी वादे लाए हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा फोकस होगा उन वादों को जरूर पूरा करेगी, जिससे कि पहले दूसरी कैबिनेट में, खासकर पहली कैबिनेट में ही, जिससे कि वो ये बता सके कि जो उसने गारंटी दी है उस गारंटी को क्रमशः पूरा करेगी। अचानक सारी गारंटियों को पूरा करने का वादा ना तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ना नरेंद्र मोदी ने किया है, ना कांग्रेस ने वादा किया था कि हम चुनाव में आते ही पहले दिन ही सारी गारंटी लागू कर देंगे। क्योंकि कांग्रेस ने 4 साल तक किसी गारंटी का कोई जिक्र नहीं किया सत्ता में रहते हुए। आखिर के 6-8 महीने में गारंटियों का बोझ लाद दिया कि हम जीते तो गारंटी के बल पे जीत जाएंगे, नहीं तो जो अगला मुख्यमंत्री आएगा उसके लिए गड्ढा खोद जाएंगे। तो कांग्रेस ने इस तरह से गड्ढा खोद के गई है राजस्थान की इकोनॉमी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती होगी कि वो आर्थिक तौर पर और कमजोर ना होने दे राज्य को, फिर भी जो उसने वादे पूरे की कहे उनमें से कुछ प्रमुख वादे चुनाव के पहले डिलीवर करें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का डिलीवरी सिस्टम कांग्रेस के डिलीवरी सिस्टम से बेहतर है, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भले ही एक दूसरे पर लगाते रही है पार्टी, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जाते नजर आते हैं। शायद वजह भी यही है। भूदेव शर्मा जी, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर हम जिक्र करते हैं तो किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि अगर राजस्थान का हम जिक्र करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अपना खेल दिखाया है, हम 14 का जिक्र करें या 19 को, और अब एक बार फिर से वहां पर अब तो सत्ता पर काबिज हो गई, तब तो सत्ता में नहीं थी। क्या लगता है कि कैसे आप लड़ेंगे और क्या रणनीति आप बनाएंगे? योगेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव में बहुत अंतर होता है। केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे, अभी मैं सुन रहा था, चाहे वो पांडे जी हों या जो भी, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोई वादे पूरे नहीं किए। मुझे लगता है कि बिना स्टडी किए हुए डिबेट में बैठने से अच्छा होता है कि कुछ देख करके बैठा जाए। जिस तरह से राजस्थान भूदेव शर्मा जी, अब एक सलाह मैं आपको दे, अरे सुन लीजिए एक सलाह, आप सबको सलाह, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए भाई, अरे भूदेव जी सुन लीजिए भाई, आप ही को बोलने का मौका देंगे, आप बात तो सुनिए, आप बात सुन लीजिए। आपने ये कहा, अरे सुनिए भाई, गलत बयानबाजी मत करिए। आपने कहा आलोक पांडे जी ने कहा कि कांग्रेस ने कोई वादे नहीं पूरे किए। आलोक पांडे जी ने यह कहा ही नहीं है। आलोक पांडे जी ने यह कहा, सुनिए पूरी पहले, नहीं, रुक जाइए, इंटरप्ट करेंगे आपको। भूदेव जी ने गलत टिप्पणी नहीं। आलोक पांडे जी ने यह कहा कि ना तो कांग्रेस और ना तो भारतीय जनता पार्टी पूरे वादे पूरे नहीं करती है। आपने कहा एक भी वादे कांग्रेस नहीं पूरी करती, ये आलोक पांडे जी ने कहा ही नहीं है। आप लोगों की यही कमी है कि मैंने सुना, कोई भी बोला, बीच में एक बार नहीं बोले। नहीं, आपको गलत बोलने थोड़ी नहीं देंगे। आप गलत मैसेज जनता के बीच में नहीं जाने देंगे ना, दर्शकों के बीच में गलत मैसेज नहीं जाने देंगे। आप सुनना ही नहीं चाहते हो। आप बोलिए, मैं आपको सुनने के लिए बुलाया हूँ, आप बोलिए ना। सुनना ही नहीं चाहते हो, आप बोलिए। आप लोग हमें जवाब ही नहीं देना चाहते, केवल आप भी झूठ परोसना चाहते हो। जो उन्होंने झूठ बोला आपने भी बोल दिया, आप उस झूठ का साथ दे रहे हो। क्या कर रहे हो आप जाइए ना, रिकॉर्डिंग देखिए। अरे मैंने रिकॉर्डिंग, अरे मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं क्लिप भेज दूंगा भाई। भूदेव जी मैं आपको क्लिप भेज दूंगा। या फिर मानिए, अभी आपने कहा, आलोक पांडे जी ने कहा कि 4 साल तक कोई वादे पूरे नहीं किए कांग्रेस ने। अगर पूछिए उनसे, अगर उन्होंने ये बात नहीं कही हो तो। जी बोलिए। नहीं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आलोक जी से पहले पूछिए कि इन्होंने कहा कि नहीं कहा। चलिए आलोक जी, आपने ये, चलिए अच्छा, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं। आलोक जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस कोई वादे पूरे नहीं करती है। नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी कोई भी हो, अपने जो ये लोक लुभावन वादे एक साथ पूरे नहीं कर सकते ना। भारतीय जनता पार्टी, आलोक जी कहा कि कांग्रेस ने 4 साल में कोई वादे पूरे नहीं किए। आपने ये कहा कि कांग्रेस ने 4 साल में कोई वादे पूरे। आप दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने कहा 4 साल तक नहीं, आप पीछे जाइए, आप पीछे जाइए और चेक कीजिए। मैं मानता हूँ कांग्रेस का बहुत बड़ा अपराध हो गया। डिबेट आगे बढ़ाइए। चलिए, नहीं, अपराध नहीं हुआ। चलिए भूदेव जी, आगे अपनी बात रखिए। आप अपने विचार रख रहे हैं, ठीक है, अपनी बात आगे रखिए। आपने जो सवाल किया उसका जवाब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की बड़ी समस्या है, वो आते हैं और डिबेट को डिनाई करते हैं। हमें बोलने तो दीजिए कि 4 साल तक वादे किए कि नहीं किए, हमें बताने तो दीजिए।
लेकिन पता नहीं कांग्रेस के इसीलिए आप बिठाते हो, अगर आप डिबेट में इसलिए बिठाते हो कि नहीं केवल इनको रोकना है, इनको बात बोलने नहीं देनी है, तो वो आपकी मर्जी है। आपने कहा मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा था, आपने जितने सवाल 4 साल की प्रॉमिस बताइए। अरे लोकेश जी, आपने प्रॉमिस किए अरे लोकेश जी सुनिए ना, आपने जो कहा कि 4 साल तक वादे नहीं किए, कांग्रेस को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए, मैं उनका जवाब दे रहा था और मुझे लगता है कि मुझे उनका जवाब देना चाहिए, देना चाहिए था। तो आप उसको रोकते, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एंकर जिनका काम किया है कि सबको अपना निष्पक्ष रूप से जवाब दिया जाए, लेकिन देने नहीं चाहिए। ऊपर हमला करने से चुनाव नहीं जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो जनता बताएगी, वो जनता बताएगी आलोक जी कि चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। वोटिंग परसेंटेज जनता ने बता दिया आपको कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं। बता दिया, कर्नाटक में दिया बीजेपी को, हिमाचल में बता दिया बीजेपी को, ऐसा क्या हो गया? कर्नाटक में केरल में जीते, कर्नाटक में जीते, हिमाचल में जीते, क्या हो गया इसमें? अरे क्या दिक्कत हो गई? हिमाचल में जीते, अच्छा अभी 3 में जो हारे वो भूल गए? नहीं, इसमें दिक्कत क्या हो गई? जनता बताएगी, निश्चिंत रहिए। हर चीज का अंत आता है, इतना घमंड नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, या जनता अगर ऊपर ले जाती है कांग्रेस वालों को ऐसे ही झेलता हूँ। नहीं, ये चीज आप लोग समझिए। तो सत्ता जिनको सवाल सत्ता से करना चाहिए वो आज सत्ता की गुलामी करने बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। आज पूछना चाहिए सत्ता से, आज मोदी जी से आपको सवाल पूछना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। मोदी जी से यह पूछना चाहिए कि 450 रुपए का सिलेंडर आप राजस्थान में देने वाले आपकी केंद्र में सरकार, आप पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे? नेता कौन है? सत्ता की मलाई कौन खाता है? सत्ता की मलाई आप खाते हैं, मुख्यमंत्री आपका है और जवाब मैं दूं, जवाब मैं पूछूं, आप क्यों नहीं पूछते? और आपने बीजेपी हमें तो सवाल पूछने कहाँ दिया जा रहा है? हमें सवाल कहाँ पूछने दिया जा रहा है? हमें तो रोक ही दिया जाता है। हमने जैसे ही बोला आपने रोकवा दिया, आपके एंकर ने रोकवा दिया हमें। आपको कांग्रेस पार्टी यही करती है कि चाहिए वो डिबेट को गलती हमारी। अरे आज गलती ये है कि आज चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे वरिष्ठ पत्रकार हो, आज ये समझ में नहीं आता है कि ये बीजेपी का घोषित प्रवक्ता है या ये राजनीतिक विश्लेषक है या ये आपने कह दिया और जनता ने मान लिया। हाँ भूदेव जी, ठीक है, अपनी बात आगे रखिए, अपनी बात आगे रखिए। अगर ना हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आपके पास अगर जवाब ना हो। आपने कह दिया और जनता ने मान लिया, यही वजह है। ऐसी जो अनोखी टिप्पणी आप कर रहे हैं, जनता इसी का जवाब दे रही है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रणनीति बताइए 2024 की रणनीति को लेकर के क्या तैयारी है, क्या रणनीति है आपकी, कैसे निपटेंगे भारतीय जनता पार्टी से? योगेश जी, या तो मुझे पूरा जवाब देना, मैं आपसे हाँ जवाब दीजिए। हाँ देखिए, आपने 2024 को लेकर के पूछा, मैं वही आपको बता रहा था कि आज चाहे राज्यों के चुनाव की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, हाँ इससे पहले हम जीते थे, 3 राज्यों में चुनाव जीते थे हम। मध्य प्रदेश में जीते थे, छत्तीसगढ़ में जीते थे, राजस्थान में जीते थे। कौन नहीं बताइए, तीनों राज्यों में किसकी सरकार थी, कौन जीता था लास्ट चुनाव? लेकिन हम केंद्र में हारे, इसका क्या मतलब हुआ? उससे पहले हम हारे थे और हमारी केंद्र में सरकार बनी। रिकॉर्ड देख लो आप, एक और पीछे से उठा के देख लो कि राज्यों में अगर सरकार बनती है तो जरूरी नहीं है कि केंद्र में आप हार रहे हो या जीत रहे हो। हर चीज हर बार का रिकॉर्ड उठाइए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर के ही जनता के बीच में जाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो। हम उन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। हमारे नेता कहते हैं चुनाव हारना मंजूर है, लेकिन मुद्दों से भटकना मंजूर नहीं है। देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, लोगों को आपस में लड़वाने की बात नहीं करेंगे। किसान 1 साल तक यहाँ पड़ा रहा, 750 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई, तब सरकार नहीं चेती, लेकिन उसको कार्य कानून वापस लेने पड़े। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया। तो हम मुद्दों को लेकर के जाएंगे। तो आपने जीएसटी लागू किया, छोटे और मध्यम उद्योग धंधों को तबाह कर दिया। आपने नोटबंदी की, 15 दिन में आप चौराहे पे आने वाले थे, आप आज तक चौराहे पे नहीं आए। हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन मोदी जी आज तक चौराहे पे नहीं आए। तो मोदी जी ने जो वादे पूरे नहीं किए थे, तो हम उन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि जनता साथ देगी। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम राज्यों में हारे हैं तो केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। इसके लिए आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको भी और बीजेपी को भी। आप मेहनत करिए आप लोग,
और जनता के बीच में आपको बिल्कुल जाना है। मेहनत कर रहे हैं, हम तो हाँ, संघर्ष, ठीक है, मैं हम तो कह रहा हूँ, बोल रहे हैं, मेरी हम तो संघर्ष कर रहे हैं। शुभेच्छाएं हैं आपके साथ, मैं कह तो रहा हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं आप दोनों लोगों के साथ। ठीक वो तो है, आज पूरा देश देख रहा ठीक है, है। वो तो आज देश देख रहा है कि किस तरह की तानाशाही देश में चल रही है। हाँ। सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, हाँ। हो सकता है योगेश जी या आलोक जी कोई भी हो, जब चुनाव हो रहा था, अब आ गई बात, अब आपकी पूरी बात आ गई, भूदेव जी आपकी बात आ गई। चुनाव चल रहा था, चुनाव के दरमियान भी छत्तीसगढ़ में इन्हीं एजेंसियों की कार्रवाई जारी थी और जनता ने जवाब दे दिया। इसका मतलब जनता को वो कार्रवाई मंजूर है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, विपक्ष के नेताओं की छवि खराब करने के लिए ये किया जाता है। चुनाव खत्म हो गए, वो ईडी नहीं दिखेगी, न कर्नाटक में दिख रही, न हिमाचल में दिख रही, कहीं पर नहीं दिखती। जवाब ले लेते हैं आरपी विजय जी। हो सकता है आपके ऊपर छापा न पड़ जाए, इसलिए आप सरकार की भाषा बोल सकते हो। ठीक है, आरपी विजय जी, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, अभी भी वही आरोप लग रहे हैं और उसी के सहारे आप चुनाव जीतते हैं, तो इसका मतलब तो आने वाले समय में आप ही की सत्ता रहेगी फिर, क्योंकि एजेंसी जब आपके हाथ में है तो अब तो कभी जाने वाली नहीं आपके हाथ से, अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूं भूदेव जी को तो। योगेश जी, पहली बात तो भूदेव शर्मा जी को इतना आक्रोशित होने की दरकार नहीं है, क्योंकि अपन डिबेट कर रहे हैं, शालीनता से कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखो क्या होता है कि जब डिबेट में आते हैं, हर आदमी की आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी के हिसाब से बात करता है। आज कल तक वो सत्ता में थे, हम विपक्ष में थे, आज हम सत्ता में हैं, वो विपक्ष में है, तो अपन शालीनता से बात करें तो जनता इसको समझ सके, बात कर सके, मेरा ये है। बाकी अगर ये काम कर चुके होते, अगर जैसे सही कहा था पांडे जी ने कि अगर काम करते 4 साल तक इन्होंने काम नहीं किया और उसके बाद में 4.5 साल के बाद में इन्होंने एक रेवड़िया बांटना चालू किया, उसी की वजह से तो सत्ता परिवर्तन हुआ। अगर इनको काम करना था तो रिपोर्ट कार्ड पेश करना था। गारंटी देने की दरकार किसको होती है? गारंटी वो देता है जो सत्ता में नहीं होता है। जो सत्ता में होता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। तो इन्होंने जब गारंटियां देना चालू किया तभी समझ गए थे कि इन्होंने कुछ किया नहीं है और पब्लिक ने सब समझ लिया, समझ करके वोट दिया, वो कोई इश्यू नहीं है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं भूदेव शर्मा जी आपसे कि अगर 2016-17 के अंदर हमने नोटबंदी किया, जीएसटी लेके आए, उसके बाद में तो मोदी जी 2019 में उससे ज्यादा सीटें लेकर के जीत के आए, तो ये मुद्दे ही नहीं रह गए। आप जो मुद्दों को लेके ले दे करके पुरानी बातों पे आते हैं वो सही नहीं है किसी भी तरीके से। हाँ, आप विकास की बात करो, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। अगर आप मैं ये कहते हैं 15 लाख की बात करते हैं, हर आदमी के 15 लाख रुपए आ जाते, मैं कहता हूं कि आज की तारीख में अगर वो पूरा पैसा हमारे पास आ जाता, अगर आप लोगों ने संधि नहीं की होती, आपकी सरकार की, यूपीए की सरकार, उन्होंने क्या संधि कर रखी थी स्विट्जरलैंड से कि ये नाम डिस्क्लोज नहीं होंगे, नाम डिस्क्लोज नहीं होंगे। 10 साल से अरे मेरी बात तो सुनो भूदेव शर्मा जी, सुनो, उसके बाद में हम जीत के आए ना। देखो एक बात बताऊं, 14 की अगर हमारी गलती होती तो हमारी क्या कर रहे हो, दोबारा नहीं लेके आती। 2000 मतलब आप सरकार नहीं चला हमारे एक्चुअली डेवलपमेंट होता है, आप सरकार नहीं चला पा रहे हो। अरे भैया कौन सरकार नहीं चला पा रहा? जो सरकार नहीं चला पा रहा वो निकल गया, जो सरकार नहीं चला पा रहा था वो निकल गया, और जो सरकार चला रहा है और डबल इंजन की सरकार चल रही है और बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। अब डबल इंजन की सरकार चलेगी, बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। भूदेव जी थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ, आप भी यंग है, थोड़ा सा कोई अच्छी बात है, होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए, बट कहने का अपनी है ना कि अपन शालीनता से बात करेंगे, बात सब तक पहुंच जाएगी, अच्छा लगेगा हमको। अपनी बात अपन को जो हमारी जनता देख रही है उनके पास हमारी बात को पहुंचाना है। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी तो आज हमने शपथ ग्रहण किया है, आज हमने कार्यभार संभाला है, अब थोड़ा सा हमारी मीटिंग होगी पहली उसकी मंत्रिमंडल की, उस मंत्रिमंडल की मीटिंग में जो डिसीजन है थोड़ा सा वेट करो, और वेट करने के बाद में आपको लगेगा जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों में, देखो सारे वायदे तो अभी बोला था पांडे जी ने, आलोक पांडे जी ने, कि सारे वायदे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो एक दिन में नहीं कर सकती पूरे, ये टाइम लगता है। 5 साल के लिए हमने वादे किए, 5 साल तक हमको टाइम चाहिए। हाँ, बट ये है कि उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उसको एनालिसिस करेंगे, क्या काम हम कर चुके हैं और क्या हमको करना बाकी है, तो ये होना चाहिए। और डेफिनेटली हम आपको एक विश्वास दिलाते हैं, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाने चाहते हैं कि हमने जो वादे किए, हमारे संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, हम उनको पूरा करने की चेष्टा करेंगे। कई चीजें होती है, आज की तारीख में हम सत्ता में आए हैं, अभी घुसे ही हैं बैठ करके, पहले मंत्रिमंडल की बैठक भी अभी नहीं हुई है, तो अभी बहुत ज्यादा हम कहने की पोजीशन बिल्कुल पूरा करिए और आप विश्वास दिलाना चाहता है, जनता को विश्वास भी है, पूरा करने की चेष्टा करेंगे। जनता भी ये विश्वास रखती है आपसे। सुनील कौशिक जी, राजस्थान का अगर हम जिक्र करें तो अब शर्मा जी पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन दिखाया था, अब तो उसके आगे कुछ बचता नहीं है। नहीं, देखो मैंने अभी भी कहा योगेश जी कि जिन वायदों को लेकर के बीजेपी
इन विधानसभा चुनावों में गई और लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है। जमीनी स्तर पर जो वायदे किए हैं उनको उतारना पड़ेगा। इनसे नहीं बच सकते आपके समय कम है, बजट की कमी है। मुझे लगता है कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य योजनाएं हैं, उनको कम से कम जनता को महसूस हो प्रधानमंत्री के रूप में जो वायदे चुनाव के समय आपने किए वो लगभग जमीन पर उतरते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। समय लग सकता है, हो सकता है बजट की कमी हो सकती है, हो सकता है कुछ संचालित नहीं। कौशिक जी आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए उनको पूरा करना पड़ेगा, तब जनता आपके हमारा सवाल ये है कि शर्मा जी पे कितना, मुख्यमंत्री साहब पर, अपने नवेले मुख्यमंत्री पर कितना बड़ा बर्डन है? क्योंकि 19 में जो प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, अगर उससे कुछ ऊपर नीचे होता है तब तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर यही माना जाएगा कि भाई 4 महीने, महज मुझे लगता है 4 महीने बचे हुए हैं और जनता संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। योगेश जी वही में आ रहा था। हाँ। कि बिना केंद्र सरकार के सहयोग के, डबल इंजन की सरकार इसलिए कही जा रही है कि बिना केंद्र सरकार के सहयोग के जो योजनाएं हैं वो पूरी नहीं की जा सकती हैं। तो केंद्र सरकार का सहयोग तो चाहिए। और जो नए नए प्रधानमंत्री हैं उनको मुझे लगता है कभी राजनीति की इतनी समझ ब्यूरोक्रेसी की नहीं होगी, सरकार संचालन की इतनी समझ उनको नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में शासन चलता है, सब नए मुख्यमंत्री, उत्तराखंड को आप देख लीजिए, नया ही मुख्यमंत्री बनाया था, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, तब दूसरी बार चुना गया और अच्छे काम रिजल्ट दे रहा है। तो ये नहीं कह सकते अनुभव थोड़ा कम है। सामूहिक रूप से जब कोई काम किए जाते हैं तो निश्चित तौर से जमीनी स्तर पर उतरते हुए वो दिखाई देते हैं। तो ये तो है ही है, एक मोर्चे पर नहीं लड़ना है उनको, शर्मा जी को 2 मोर्चे पर लड़ना है। तो जनता के बीच जाके खरा उतरना है। दूसरा, जो लोग बड़े दिग्गज लोग हैं जो नाराज हो गए हैं इस समय तमाम बिंदुओं को लेकर के, मनाना कैसे मनोबल करके, उनकी जिम्मेदारी उनकी होगी। ये नहीं है हर चीज मोदी जी करेंगे या अमित शाह करेंगे, कैसे एडजस्ट किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण योगेश जी बात है कि जिस राजनीतिक दल की सरकार केंद्र में होती है वो उसके सामने कई रास्ते होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, किसी बड़े नेता को कहीं गवर्नर बना के भेज दें। जब केंद्र में सरकार नहीं होती है तब मनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि एडजस्ट उन नेताओं को आप कहाँ करेंगे। तो जो बीजेपी के सामने थोड़ा सा खुला मैदान पड़ा हुआ है, ये जो लोग नाराज हैं उनको कहां बना के भेजा जाएगा, कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व को देखना है। लेकिन निश्चित तौर से मान के चलिए कि जो जिन आरोपों को लेकर के आप देखिए, सचिन पायलट बाहर थे, सड़कों पे थे, उनकी जांचें वांचें होंगी कि नहीं होंगी, उन्होंने खुद ही अपने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे। तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसर किस तरीके से मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे थे। फोन टैपिंग को लेकर के आप देखिए, जो गहलोत सरकार ने शेखावत जी पर आरोप लगाए वो अदालत में विचाराधीन है, अदालत में सुनवाई हो रही है। लेकिन शेखावत साहब के बड़े नजदीक और बड़ा हंसी मजाक चल रहा था, जो तस्वीरें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि नजदीकियां बढ़ रही हैं, अदावतें जो थी वो कम करने की कोशिश की जा रही है। खैर माफ कीजिएगा कौशिक जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें विराम करना पड़ा है, यहीं पे विराम देना पड़ा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ समय देने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजस्थान में आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज शर्मा जी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग ली और शपथ भी ली, लेकिन अब उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है वो तो इस चर्चा में निकल करके सामने आया। और बड़ी चुनौती 24 के साथ ही राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने की भी है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK।